तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है कार्बन और उसके यौगिक। क्लास 10th का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4। कार्बन के बारे में बेसिकली अपन ने देखा होगा कि केमिस्ट्री के बेसिकली 3 पार्ट हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। अपने पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक, लेकिन अकेले कार्बन के लिए केमिस्ट्री की एक अलग से ब्रांच बनानी पड़ी, अलग से ही उसे पढ़ा जाता है पूरी एक ब्रांच के अंदर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर कार्बन और उसके कंपाउंड्स को ही पढ़ते हैं। तो कार्बन इतना सिग्निफिकेंट रोल क्यों रखता है, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, नेचर में इतना कम प्रेजेंट होने के बावजूद सब जगह कैसे मिल पाता है, और 3 लाख से ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है, यानी 3 लाख से ज्यादा कंपाउंड्स अब तक मिल चुके हैं कार्बन के, जो कि कार्बन बना रहा है। तो इतने सारे कंपाउंड्स कैसे बना रहा है, इतनी सारी जगह क्यों मिल रहा है, वो सारी चीजें अपन इस चैप्टर के अंदर देखेंगे। तो फर्स्ट भी देखते हैं अपन कार्बन के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, लाइक कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर उसका 6 नंबर पे कार्बन आता है। और अगर उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर अपन बात करें तो ऑक्टेट रूल यानी कि अष्टक नियम के अकॉर्डिंग 2,4 लास्ट क्लास में उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसे टेट्रावेलेंट भी कहते हैं। और ये नेचर में नॉन मेटल है, नॉन मेटल, क्योंकि इसमें मेटलिक प्रॉपर्टीज प्रेजेंट नहीं है, तो अपन ने इसे नॉन मेटल की कैटेगरीज में रख रखा है। अब कार्बन जो होता है, सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी 118 एलिमेंट्स हैं, वो सब इलेक्ट्रॉन लेके या फिर देके वो खुद को स्टेबल करना चाहते हैं, अपना नियर वाली जो नोबल गैस होती है उसका कॉन्फ़िगरेशन वो गेन करना चाहते हैं। अब कार्बन भी अपने नियरेस्ट ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए उसके पास 2 कंडीशंस है। कार्बन के लास्ट जो सेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या तो वो डोनेट कर सकता है 4 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो गेन कर सकता है, यानी कि उधार ले सकता है। अब मैं कह रहा हूं कि ना तो ये डोनेट कर सकता है ना ही गेन कर सकता है। उसका रीजन ये होता है कि कार्बन का जो न्यूक्लियस होता है उसमें 6 न्यूट्रॉन है और 6 ही प्रोटॉन है, और उसके आसपास कक्षाओं में, क्लासेस में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं उसके चारों तरफ, और जो सेकंड क्लास है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब होता क्या है, इसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन प्रेजेंट है वो इतना अट्रैक्शन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स पे इतना है कि उन्हें इसकी लास्ट क्लास से बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो एनर्जी तो है नहीं, क्योंकि हद से ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसलिए इसके जो लास्ट क्लास में 4 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उन्हें निकालना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब क्या दूसरी कंडीशन हो सकती है, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, ऑक्टेट पूरा कर ले, अपना अष्टक पूरा कर ले, 4 इलेक्ट्रॉन लेके 8 जो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन है उसे पूरा कर ले, तो वो भी पॉसिबल नहीं, बिकॉज ऑफ इसका साइज इतना छोटा है कि ये 4 और इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट वाली क्लास में होल्ड नहीं कर सकता। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन ना तो ये 4 गेन कर सकता है, ना ही डोनेट कर सकता है, इसलिए ना ही +4 शो करेगा वैलेंसी, ना ही -4 शो करेगा। अब अपन देखते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन। बॉन्ड फॉर्मेशन, बॉन्ड्स क्या होते हैं? बॉन्ड्स मतलब हिंदी में बोले तो बॉन्ड्स का मतलब होता है कि जब 2 एलिमेंट्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो वो एक अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास बाउंड रहते हैं, तो इस बाउंडनेस को ही अपन बोल देते हैं बॉन्ड। अब यहां पर जो फर्स्ट अपन बॉन्ड जो देख रहे हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन, वो है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड किनको बोलते हैं? जिनमें लाइक एक एलिमेंट है ए और एक एलिमेंट है बी। अब इसको सपोज दिस एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और ये कंप्लीटली एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब क्योंकि इसने गेन किया है तो ये तो नेगेटिव आयन फॉर्म करेगा, और क्योंकि इसने डोनेट किया है तो ये पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा। तो आयनिक बॉन्ड में ही आयंस फॉर्म होते हैं, और डिफरेंट आयंस बनने से, यानी कि अपोजिट चार्ज वाले आयंस बनने से ही ये अट्रैक्ट रहते हैं एक दूसरे से और आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। तो आयनिक बॉन्ड, आई होप सो समझ में आया होगा। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, आयन फॉर्म करते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है, और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है, क्योंकि इनमें अपोजिट चार्ज होने की वजह से अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, तो मेल्टिंग पॉइंट, इनके बॉन्ड्स को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी। इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्ट करते हैं, लेकिन किस फॉर्म में? मेल्टेड फॉर्म में, या फिर इस पानी में डिजोल्व हो, या उस फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मेशन करेंगे। लाइक जो नमक है, वो नमक भी किससे मिलकर बना है? NaCl से, जिसमें Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ये दोनों आयनिक बॉन्ड में ही प्रेजेंट है। लेकिन ये क्या सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन करेंगे? नहीं करेंगे। ये लिक्विड फॉर्म में या फिर इन्हें पानी में घोल दिया जाए तब ये आयंस में ब्रेक डाउन होकर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेंगे, तब तक नहीं करेंगे। मोस्टली आयनिक कंपाउंड्स इन सोल्यूबल इन वाटर, ज्यादातर आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वाटर में सोल्यूबल होते हैं। नेक्स्ट अपन देखें कोवेलेंट बॉन्ड। अब देखो, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में 2 कंडीशंस हो सकती हैं, या तो एक
जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो कम वाले को दे देगा, या फिर ये हो सकती है ना तो कम वाला देने के लिए तैयार है ना ज्यादा वाला देने के लिए तैयार है, तो दोनों क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर लेंगे जितने जितने की जरूरत है उन्हें। जो कार्बन मैंने अभी जो बताया था कि कार्बन ना तो +4 शो करेगा ना -4 शो करेगा, तो कार्बन बॉन्ड फिर बनाएगा कैसे, कार्बन बॉन्ड नहीं बनाएगा, बॉन्ड तो बनाएगा लेकिन वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को डोनेट और गेन नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा। यानी कि दूसरा एलिमेंट जो उसके पास आ रहा है उसको जितने भी इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, अगर वो फुलफिल कर सकता है तो वो उतने इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर लेगा। यानी कि लाइक एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो एक इलेक्ट्रॉन खुद दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन उससे ले लेगा, तो दोनों शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे और इस बॉन्ड को कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड को अगर अपन डायरेक्ट समझना चाहें तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बने वो कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं, गैसियस लिक्विड सॉलिड फॉर्म में मिल सकते हैं, वीक इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स होता है, यानी कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत कम होगा, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि अट्रैक्शन कम है बॉन्ड के बीच में, तो अट्रैक्शन कम है तो उसे ब्रेक करना भी बहुत आसान है, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उनके कम है। पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑल फेज, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर नहीं होते। मोस्टली सॉल्युबल इन नॉन पोलर, यानी कि जो आयनिक जो लिक्विड्स होते हैं या फिर नॉन पोलर लिक्विड्स होते हैं उनमें डिसॉल्वेबल ये सारे होते हैं, आयनिक लिक्विड के अंदर नहीं होंगे, यानी कि वाटर में डिसॉल्वेबल नहीं होंगे। अब अपन लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि कोई एक एलिमेंट दूसरे के साथ किस तरीके से इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है। तो अकेला कार्बन ही नहीं है जो लाइक शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है, सल्फर भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है। अब तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर अपन देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कैसे होती है, कौन सा एलिमेंट किस तरीके से इलेक्ट्रॉन लेता है, कौन सा किस तरीके से देखता है। तो अपन लाइक कार्बन की रिएक्शन कराएं हाइड्रोजन के साथ, तो कंपाउंड जो फॉर्म होता है वो CH4 होता है, मीथेन फॉर्म होता है। अब इसमें एक कार्बन की इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है 4 हाइड्रोजन के साथ। तो अपन क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पे इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,4, आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास तो होता ही 1 इलेक्ट्रॉन है पेरे सेल में। तो लाइक कार्बन के पास उसके इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ कर देते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन चारों तरफ, क्योंकि 4 चीजें जुड़ी हुई हैं उससे 4 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो 4 तरफ अलग अलग दिखा देंगे तो ड्रॉ करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और लाइक हाइड्रोजन के पास होता ही कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है हर एक हाइड्रोजन के पास। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को मैंने क्रॉस से डिनोट कर दिया है, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। अब फर्स्ट कि भाई जो कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, सबसे 1 चाहिए, जिससे उसके सेकेंड ऑक्टेट में 8 इलेक्ट्रॉन बाहर वाली क्लास में पूरे हो जाएं। तो 4 उसके पास है, 1 सबसे ले लिया, तो टोटल कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब हाइड्रोजन के पास फर्स्ट क्लास में, तो फर्स्ट क्लास में लीस्ट होने कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेगा, हर एक हाइड्रोजन कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो इस तरीके से हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा कार्बन के साथ। तो क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की ही चारों हाइड्रोजन के साथ कार्बन की शेयरिंग हो रही है, और जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो, यानी कि टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हो वो 2 हो, तो वहां पे बनता है सिंगल बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कार्बन के साथ चारों हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना के इस तरीके की स्ट्रक्चर का फॉर्म करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, इसे सॉलिड लाइन स्ट्रक्चर बोलते हैं। दोनों ही बनाने के लिए आती है। ऐसे ही कुछ और भी अपन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन देखते हैं, डॉट स्ट्रक्चर देखते हैं कि किस तरीके से होती है। जैसे कुछ होमोलोगस मॉलिक्यूल्स के अंदर देख लें, जैसे हाइड्रोजन H2 के अंदर 2 H प्रेजेंट है, यानी कि एक H के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है, और दूसरे H के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। दोनों के फर्स्ट क्लास में ही 1 इलेक्ट्रॉन होता है, करने कितने होते हैं, 2 है, कितना 1। तो ये क्या करेगा, ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ये भी इससे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब लाइक अपन और किसी के और कोई होमोलोगस मॉलिक्यूल के एग्जांपल लें, ये तो सिंगल बॉन्ड के ही थे। लाइक अपन नाइट्रोजन का लेते हैं, नाइट्रोजन N2, 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2,5,
इसे जरूरत है कितनी की, 3 इलेक्ट्रॉन्स की, जिससे इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। तो ये क्या करेगा, एक नाइट्रोजन दूसरे नाइट्रोजन से कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उनको अपन सामने फ्रंट की साइड रख देंगे और जो नॉन शेयर्ड है उन्हें पीछे की तरफ रिप्लेस कर। तो इसके बाहर वाले में 5 है, 3 इधर रख दिए तो 2 इधर, इधर भी 3 रख दिए तो 2 इधर। अब ये क्या करेगा, नाइट्रोजन एक दूसरे से क्या करेंगे, ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। अब इसके अंदर टोटल कितने हो गए, 5 और 3 8, और ये भी 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेगा। तो इसके अंदर कितने हो गए, इसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ऑल ओवर दोनों के अगर शेयरिंग में देखा जाए तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, अब 3 इलेक्ट्रॉन, जहां पर टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 2 हो तो सिंगल बॉन्ड बनेगा, टोटल शेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन 4 हो तो डुअल बॉन्ड बनेगा, अगर टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 6 हो तो वहां ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड इन दोनों के बीच में जो बनेगा वो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। इसी तरीके से आप O2 के अंदर, Cl2 के अंदर, इन सब के अंदर बना के देख सकते। तो इनके अंदर भी अपन कोवेलेंट बॉन्ड हाइड्रोजन के अंदर देख ही लिया, नाइट्रोजन के अंदर देख ही लिया, ऑक्सीजन के अंदर और देख लेते हैं कि ऑक्सीजन किस तरीके से। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो 2,6 8th नंबर पे ये आता है, और लास्ट क्लास में इसके में प्रेजेंट है 6 इलेक्ट्रॉन। होने कितने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो कितने की जरूरत है, 2 और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो शेयरिंग कितनी करेगा, जितनी की जरूरत है उतनी की शेयरिंग करेगा। तो एक ऑक्सीजन यहाँ पे लिया, एक और ऑक्सीजन यहाँ पे लिया, जितने की शेयरिंग करनी है वो दोनों एक दूसरे के फेस के साइड प्रेजेंट कर दो। बाकी रेस्ट जो बचे उन्हें अरेंज अच्छे से कर दो। तो 6 हैं, मैंने 2 इधर कर दी तो 4 ऊपर नीचे, इधर भी 2 ऊपर और 2 नीचे की तरफ। अब जितने जितने इलेक्ट्रॉन्स इनको शेयर करने हैं वो ये गेन कर लेंगे। ये इसने इसके साथ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन ये वाले, और ये 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्होंने शेयर कर लिए। अब इसके पास भी 8 हो गए, 2 और 2 4, और ये 4 प्रेजेंट है 8, और ऐसे ही यहाँ पर 2 और 2 4 और 4 ये, तो दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दोनों के बीच में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन है मतलब डुअल बॉन्ड बनेगा दोनों के बीच में। तो इस तरीके से नाइट्रोजन के बीच में, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, और ऑक्सीजन के बीच में डुअल बॉन्ड बनता है। अब सिंगल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की स्ट्रेंथ की अगर बात करें कि कौन कितनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, कितना ज्यादा मजबूत है, तो ये डिपेंड करता है कि कितने बॉन्ड्स प्रेजेंट हैं। और ये बॉन्ड की स्ट्रेंथ डिपेंड करता है कि उसे तोड़ने में कितना पावर लगेगी। दोनों मॉलिक्यूल्स पास पास है, दोनों खींच के तोड़ने में, यानी कि बॉन्ड ब्रेक करने में कितनी एनर्जी लगेगी वो उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ का होगा। यानी कि तोड़ने में जितनी ज्यादा पावर चाहिए उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा, किसी में ज्यादा चाहिए तो ज्यादा स्ट्रेंथ है, कम चाहिए तो कम स्ट्रेंथ है। अब अगर बात करें जैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ है सिंगल बॉन्ड की, देन डुअल बॉन्ड की, सबसे ज्यादा जो है ट्रिपल बॉन्ड की। ट्रिपल ऑब्वियसली बात है, जो 3 बॉन्ड से एक दूसरे से बाउंडेड है उन्हें तोड़ने में पावर भी ज्यादा लगेगी, तो उनमें सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। डुअल बॉन्ड से जो बाउंडेड है उनको तोड़ने में ट्रिपल बॉन्ड से कम लगेगी, और सिंगल बॉन्ड वाले सबसे इजीली ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो इसीलिए उनमें सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ प्रेजेंट होगी। बॉन्ड लेंथ की बात करें, बॉन्ड लेंथ डिपेंड करता है कि भाई कितना अट्रैक्शन है। जिनके बीच में ज्यादा अट्रैक्शन होगा उनकी बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, छोटा। तो जो 3 से बने हुए ऑब्वियसली वो ज्यादा अट्रैक्शन से होंगे, ज्यादा पावर से जुड़े हुए हैं, तो उनकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, कम। और जो सिंगल से जुड़ा हुआ उसमें अट्रैक्शन ज्यादा नहीं है तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, ज्यादा। तो स्ट्रेंथ के जस्ट अपोजिट होता है बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा किसकी है, सिंगल बॉन्ड की, देन डुअल बॉन्ड की, और देन ट्रिपल बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर अपन वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल लें, H2O, ये भी, इसके अंदर भी कोवेलेंट बॉन्ड ही बनता है। कैसे, एक ऑक्सीजन बाउंड है 2 हाइड्रोजन से, इसी तरीके से। अब ये बना कैसे होगा, जैसे ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे 2,6, और हाइड्रोजन के पास तो है ही 1। तो अगर अपन इसे ड्रॉ करके देखें तो बीच में ऑक्सीजन ड्रॉ किया, और ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसके आउटर मोस्ट सेल में। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ही उसे शेयर करना है, क्योंकि भाई सीधी सी बात है कि हाइड्रोजन 2 है और उनमें से हर एक के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, और ऑक्सीजन को चाहिए 2, तो वो उनसे लेगा भी कितना, 1-1 लेगा। तो दोनों से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1-1। तो अपन को अपोजिट साइड में दिखाने भी कितने हैं, 1-1 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो अपन ने अपोजिट साइड में 2 शेयरिंग इलेक्ट्रॉन दिखा दिए। अब रेस्ट को अपन ने अरेंज कर दिया ऊपर और नीचे। टोटल इलेक्ट्रॉन 6 थे ऑक्सीजन के, अपन ने रिप्रेजेंट कर दिए। हाइड्रोजन के पास है ही कितने कितने, 1-1। तो हाइड्रोजन का क्रॉस से डिनोट कर देता हूँ, हाइड्रोजन के पास 1 है और हाइड्रोजन के पास 1 है।
हाइड्रोजन को दो दो करने हैं तो सीधी सी बात है, उसका एक ले लिए, दो हो गए उसके पहले वाली क्लास में, इसमें भी दो हो गए। ऑक्सीजन को कितने करने, ऑक्सीजन को 8 करने अपने बाहर वाली क्लास में, तो ये इससे एक ले लेगा और इससे भी एक ले लेगा। अब ऑक्सीजन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 2 ये रहे और बीच में 6 ये रहे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से ऑक्सीजन ने जो वाटर मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग जो की, वो सिंगल बॉन्डिंग के थ्रू जुड़ा हुआ है, ये उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। ऐसे ही नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो जितने भी मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। अब वाई कार्बन कैन फॉर्म सो मेनी कंपाउंड, इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना गया, 3 लाख से ज्यादा कंपाउंड, 3 लाख से ज्यादा कंपाउंड्स बन रहे हैं किसके, कार्बन के, प्रेजेंट है 3 लाख से ज्यादा कंपाउंड। अब इतने ज्यादा कंपाउंड्स बना क्यों लिए, क्योंकि उसके पास 2 मेन प्रॉपर्टीज है जिनकी वजह से बनाया उसने। पहला है टेट्रावैलेंट, यानी कि उसकी वैलेंसी जो है वो 4 है, और दूसरा है कैटेशन। कैटेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ सकता है, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे इनफाइनाइट कार्बन रिंग्स मतलब चेन फॉर्म कर सकते हैं। टेट्रावैलेंट से क्या होता है कि चारों तरफ से किसी से भी जुड़ सकता है। दूसरा कैटेशन मतलब कार्बन चेन बना सकता है लंबी। अब इससे क्या होता है, जैसे ज्यादातर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें क्या होता है, एक दूसरे को बाउंड करने की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उन सबको बांध के एक ही जगह पर रखना है। अब इस चेन का काम कौन करेगा, सबको बांध के रखने का काम कौन करेगा, कार्बन। इसीलिए ज्यादातर जैसे अपन आयरन वगैरह जिनमें भी डोपिंग की जाती है मेटल्स में, उनमें कार्बन डाला जाता है उनकी हार्डनेस के लिए, क्योंकि उन सारे मॉलिक्यूल्स को क्या पकड़ के रख लेगा, और पकड़ के रख लेगा तो वो क्या उनको हार्डनेस मिल जाएगी। तो कार्बन का चेन फॉर्मेशन और दूसरा टेट्रावैलेंट, ये दोनों प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन नेचर में सबसे ज्यादा जगहों पर प्रेजेंट होता है। क्वांटिटी की नहीं बोल रहा, क्वांटिटी बहुत कम है कार्बन, 0.05%, प्रेजेंट अबंडेंस ज्यादा है। कैटेशन में वो चेन फॉर्म करेगा। चेन फॉर्म वो 3 तरीके से कर सकता है, या तो वो स्ट्रेट एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरा कार्बन तीसरे कार्बन, तीसरा चौथे से, ऐसे इनफाइनाइट ऑफ रिंग वो चेन फॉर्म कर सकता है। ब्रांच यानी कि जो चेन स्ट्रेट जो चल रही थी उसी में किसी कार्बन से एक कार्बन नीचे की तरफ ब्रांच फॉर्म करेगा। रिंग का मतलब क्या है कि कार्बन एक दूसरे के साथ क्लोज रिंग का फॉर्मेशन कर लेंगे इस तरीके से, तो ये रिंग फॉर्म कर ली कार्बन ने। तो कार्बन जो चेन फॉर्म यानी कि कैटेशन जो है वो 3 तरीके से मिल सकता है, या तो स्ट्रेट चेन बनाएगा या फिर ब्रांच चेन बनाएगा। ब्रांच चेन मतलब एक ब्रांच के तौर पे ये निकला हुआ है यहाँ पे कार्बन, ये देखें तो एक ब्रांच ऐसे इस तरीके से निकली हुई है, और ये तो पूरा सर्कुलर रिंग फॉर्म है ही। तो इस तरीके से 3 फॉर्म में कैटेशन मिलता है कार्बन के अंदर। नेक्स्ट जो देखें एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स क्या होते हैं, एलोट्रोप्स किसी भी एलिमेंट्स के वो होते हैं जहां पर वो एलिमेंट अलग अलग तरीके से अरेंजमेंट में मिले, नेचर के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स में मिले, सेम एलिमेंट बट स्ट्रक्चरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसका वो अलग अलग हो, प्रेजेंट जो हो वो अलग अलग तरीके से हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, एलोट्रोप्स बोलते हैं। द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द सेम एलिमेंट विद डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन अ सेम केमिकल प्रॉपर्टी नोन एज एलोट्रोप्स। एलोट्रोप्स काफी सारे एलिमेंट्स के होते हैं, लेकिन अपन को इस चैप्टर के अंदर एलोट्रोप जो देखने हैं वो केवल कार्बन के देखने। कार्बन के 3 एलोट्रोप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरीन। सबसे पहले अपन डायमंड को देखते हैं। डायमंड जो है नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस है, यानी कि नेचर में मिलने वाला सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, क्योंकि डायमंड जो है वो कंप्रेशन ऑफ कोल से बना हुआ है। बहुत सारे कार्बन मॉलिक्यूल्स कंप्रेस हुए हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, उसके बाद डायमंड का फॉर्मेशन हुआ है। तो इसीलिए उस पर प्रेशर पहले से ही इतना ज्यादा था, हीट उसने इतनी ले रखी है कि वो हार्ड नेचर में सबसे ज्यादा है। तो कार्बन नेचर में सबसे ज्यादा टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री होती है। टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री का मतलब ये होता है कि कार्बन जो होता है वो अपने चारों तरफ, एक कार्बन जो है वो अनदर कार्बन से घिरा हुआ रहता है इस तरीके से। तो एक कार्बन जो है वो 4 कार्बन से घिरा हुआ है इस तरीके से। तो टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री है। यहां पर भी अपन देख सकते हैं कि ये जो कार्बन है ये 4 अनदर कार्बन से घिरा हुआ है, किसमें, डायमंड के अंदर। अब एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा हुआ है और उसके पास आउटर मोस्ट क्लास में इलेक्ट्रॉन भी कितने, 4, यानी कि चारों इलेक्ट्रॉन अगर शेयर हो चुके हैं तो कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन उसके पास नहीं बचा। और इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करने के लिए, यानी किसी में से भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब फ्री इलेक्ट्रॉन तो बचा ही नहीं कार्बन के अंदर। अब फ्री इलेक्ट्रॉन अगर नहीं बचा तो डायमंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन क्या हो चुके हैं, बाउंड हो चुके हैं। ठीक है, तो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है ये, और हीट का गुड कंडक्टर है। ठीक है,
सन इंडेक्स जो होता है, रिफ्रैक्शन इंडेक्स को अगर इजीली समझाऊं तो अगर लाइट अगर किसी भी चीज के अंदर एंटर कर जाए और उसी के अंदर टकराती रहे बार बार उससे बाहर ही नहीं निकल पाए, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, एक तरह समझाने के लिए। इसीलिए जो डायमंड जो होता है बहुत ज्यादा चमकता है। कई रूबीज जो होते हैं वो तो रात को चमकते हैं जबकि अंधेरा हो रहा है उस कमरे में, लेकिन वो चमक कैसे रहे? क्योंकि जब वो लाइट में थे, यानी कि लाइट वाले रूम में रखे तो लाइट उनके अंदर एंटर करेगी, अब एंटर करेगी तो वो उनके अंदर टकरा रही है बार बार लेकिन बाहर नहीं निकल पा रही। इसीलिए जब अपन रूबी वगैरह को अंधेरे में भी ले जाते हैं वो चमकते रहते हैं, बिकॉज ऑफ डायमंड की जो रिफ्रैक्शन इंडेक्स है वो बहुत ज्यादा है। अब सेकंड जो है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट को अगर इजीली देखना है तो आपकी पेंसिल्स में जो प्रेजेंट होता है वो ग्रेफाइट ही होता है। ग्रेफाइट एक तो 2D स्ट्रक्चर में मिलता है, यहां पर ये जो सारी लेयर्स है 2D स्ट्रक्चर्स में प्रेजेंट होंगी, ऐसे लेयर एक दूसरे के ऊपर। इसीलिए ग्रेफाइट जो होता है जब भी उसे हार्ड तरीके से प्रेस किया तो स्लाइड कर जाता है। ग्रेफाइट को ड्राई लुब्रिकेंट के तौर पे भी यूज किया जाता है पाउडर के फॉर्म में, वो फ्रिक्शन को कम कर देता है। और ग्रेफाइट में क्या होता है, एक कार्बन जो होता है, एक कार्बन जो होगा वो 3 अनदर कार्बन से बाउंड रहेगा। तीन अनदर कार्बन से बाउंड रहेगा, 3 अनदर कार्बन से बाउंड रहेगा। तो एक जो इसका वैलेंसी है वो फ्री होगी। अब इस फ्री वैलेंसी के होने की वजह से ही क्या है कि कार्बन जो ग्रेफाइट के रूप में है, ग्रेफाइट जो एलोट्रोप है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है क्योंकि उसकी एक वैलेंसी फ्री है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री है। स्लिपरी फील होता है, आप पेंसिल के अंदर देख सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। फुलरीन जो होता है, फुलरीन कुछ फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है। इसकी डिस्कवरी या इस पे जो ये स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस की थी वो बकमिस्टर फुलर ने की थी, तो इसीलिए इसके उन्हीं के नाम पे फुलरीन स्ट्रक्चर को रखा गया है। इसके अंदर कार्बन की 2 तरीके की रिंग मिलती है, एक तो पेंटागन और एक होती है हेक्सागोनल रिंग्स। अब इसके अंदर पेंटागन और हेक्सागोनल रिंग्स कितनी होती है? पेंटागोनल रिंग्स होंगी 12 और हेक्सागोनल रिंग्स होंगी 20। तो ये एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनाएगा, जैसे आपको फुटबॉल का स्ट्रक्चर दिखाई देता होगा उस पर हेक्सागोनल रिंग्स होती है। ऐसी फुलरीन के अंदर पेंटागोनल और हेक्सागोनल दोनों तरीके की रिंग्स होती हैं। ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कार्बन का नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब हाइड्रोकार्बन इस चैप्टर का मेन टॉपिक या कोर टॉपिक जो है वो हाइड्रोकार्बन ही। हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या है? अपन ने केमिस्ट्री की जो एक ब्रांच ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो मेनली इन्हीं को पढ़ने के लिए बनाई जाती है, कार्बन को ही पढ़ने के लिए बनाई जाती है। अब हाइड्रोकार्बन होते क्या? वो मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मेनली बने हों उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स 2 तरीके के हैं, एक है सैचुरेटेड, एक है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है कि उनमें कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अनसैचुरेटेड का मतलब यह है कि कार्बन के मॉलिक्यूल्स के बीच में डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो अगर डुअल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है किन्हीं कार्बन कंपाउंड्स के बीच में, 2 कार्बन्स के बीच में, तो वो है अनसैचुरेटेड, और अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो वो है सैचुरेटेड। सैचुरेटेड कार्बन का जो एग्जांपल है उसे बोलते हैं एल्कीन्स, कितना सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, और अनसैचुरेटेड का एग्जांपल है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन के अंदर जो डुअल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन के बीच में, और एल्काइन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा कार्बन के बीच में। सैचुरेटेड की बात करें तो एल्कीन है उसमें, और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का जो एल्कीन है उसका जनरल फॉर्मूला जो है CnH2n+2 है। अब इसको ड्रॉ करके देखते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर किस किस तरीके से फॉर्म होती है। तो एल्कीन लाइक सबसे पहला एल्कीन अपन फॉर्म होता है 1 कार्बन से। अब अगर इसका जनरल फॉर्मूला जो था वो CnH2n+2, n इज डिनोटेड फॉर नंबर ऑफ कार्बन, क्योंकि कितने कार्बन का कंपाउंड है, तो वो नंबर यहां पे रख देना। अगर मैं यहां पे 1 रख देता हूं तो 1 और फिर 2 इंटू 1 प्लस 2, तो ऑल ओवर कितना आ जाएगा C1H2 इंटू 1 2 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा CH4, तो CH4 का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इसके नाम की अगर बात करें तो इसका नाम नोमेनक्लेचर अभी अपन आगे देखेंगे कि किस तरीके से होता है, लेकिन ये याद रखना है कि एल्केन का जो मेंबर स्टार्टिंग जो होता है, यानी कि एल्केन जो बनना स्टार्ट होते हैं वो n नंबर 1 से ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कार्बन 1 से ही बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ज्यादातर सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो कंप्लीट कंबशन भी होता है, गुड फ्यूल होते हैं, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बैड फ्यूल होते हैं, यानी कि उनका कंबशन पूरी तरीके से नहीं होता है। तो ये n नंबर 1 से भी बन सकते हैं। नोमेनक्लेचर अभी अपन नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे।
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन उन्हें बोलेंगे जिनके बीच में या तो डुअल बॉन्ड है जैसे एल्कीन, और या फिर ट्रिपल बॉन्ड है एल्काइन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, यानी कार्बन के नंबर से ट्वाइस होगा वो नंबर, और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है CnH2n-2। अब एक और बात, एल्कीन का फॉर्मेशन कभी भी n नंबर 1 से यानी कि सिंगल कार्बन से नहीं होगा, क्योंकि डुअल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने के लिए ही कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो इनके लिए 1 नंबर तो काम नहीं करेगा, तो कितने से स्टार्ट होंगे, n नंबर 2 से स्टार्ट होंगे। अब n नंबर 2 के लिए अगर मैं फॉर्मूले में रखूं जो इसका फॉर्मूला है CnH2n, अब इसमें अगर मैं 2 को पुट कर देता हूं तो C2H2 × 2, तो C2H4, तो C2H4 बना। अगर इसकी स्ट्रक्चर को ड्रॉ करें तो 2 कार्बन है, और 2 कार्बन के बीच में अपन को पता है कि डुअल बॉन्ड होगा, यानी कि दोनों ने एक दूसरे डुअल बॉन्ड बना ली, तो बाकी इनके कितने हाथ होते, 4 हाथ होते, 2 खाली बचे, तो 2 पर अपन क्या लगा देंगे, हाइड्रोजन लगा देंगे। तो ये कुछ इसकी स्ट्रक्चर हो गई। ऐसे ही अपन ये भी कर सकते हैं, ये मीथेन का CH4 जो बना है, CH4 में सिंगल कार्बन है और सिंगल बॉन्ड से सब क्या लगे हुए हैं, कोई और कार्बन तो है नहीं, तो सिंगल बॉन्ड से सब क्या लगे होंगे, सिंगल बॉन्ड बनाएंगे कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोकार्बन बनाते में ये याद रखना है कि जितने भी खाली हाथ जो बचे, यानी कि उसकी फ्री वैलेंसी जो बचे, वहां पे क्या लगा देना, हाइड्रोजन लगा देना है, सिंगल वैलेंसी। एल्काइन का देखें तो एल्काइन का फॉर्मूला क्या है, CnH2n-2। यहां पर भी n नंबर 2 से ही स्टार्ट करना है, 1 से कंपाउंड्स नहीं बनेंगे। 2 नंबर से आप कितना भी बना लीजिए। अब यहां पर 2 पुट कर दे तो C2H2 × 2 -2, तो C2H4-2, तो C2H2। अगर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखें तो 2 कार्बन है, 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड क्योंकि एल्कीन है, और सिंगल वैलेंसी खाली है, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। इसका नाम क्या होगा अभी अपन नोमेनक्लेचर के अंदर देख लेंगे, ठीक है। तो अब अपन देखेंगे कि हाइड्रोकार्बन्स को नाम कैसे देते हैं, नोमेनक्लेचर क्या है। तो उनका नोमेनक्लेचर डिसाइड करने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC की फुल फॉर्म याद रखना, क्लास 10th में कई बार पूछ ली जाती है बोर्ड्स में 1 नंबर के तौर पर। तो IUPAC वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कार्बनिक कंपाउंड्स को नाम देने का काम करती है कि कौन से कार्बनिक कंपाउंड का क्या नाम होगा। अब कैसे नाम देती है, पहले तो प्रीफिक्स अपन ने देखा है जो किसी भी वर्ड के आगे लगे, ठीक है। सरफिक्स जो किसी भी मेन वर्ड के पीछे की तरफ लगे, और रूट वर्ड जो मेन वर्ड होता है, जिस रूट वर्ड का मतलब होता है कि ये बताएगा कि उस कंपाउंड के अंदर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, 3 कार्बन है, 4 कार्बन है, तो रूट नेम उन्हीं के नेम पे। तो रूट वर्ड्स को अपन देखते हैं, रूट वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो ये है कार्बन का नंबर, यानी कितने कार्बन, यानी 1 कार्बन होगा तो अपन बोलेंगे मैथ, 2 कार्बन होगा तो एथ, 3 होंगे प्रोप, 4 ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इसके बेस पर अपन रूट वर्ड्स को याद रखेंगे कि भाई 1 कार्बन है तो मैथ बोलेंगे, 2 कार्बन है एथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, तो ये रूट वर्ड है। और अगर किसी का प्रीफिक्स लगाना है तो वो ये उससे आगे लगा देंगे, और अगर उसका सरफिक्स लगाना है तो पीछे लगा देंगे। और ये कुछ फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी हाइड्रोकार्बन को उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी देते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा। कौन कौन से हैं फंक्शनल ग्रुप, एल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है OH, सफिक्स लगाते हैं OL। एल्डिहाइड का जो ग्रुप है CHO, सफिक्स लगता है AL। कीटोन C डबल बॉन्ड O, ऑन लगता है, और COOH ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होता है। और ये कुछ हैं जो प्रीफिक्स के तौर पे भी इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इनमें से ये तीनों जो हैं वो 10th क्लास में प्रीफिक्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं किए जाते। केवल हेलोजेंस कौन, जो अपना पीरियोडिक टेबल में 17th ग्रुप जो है वो हेलोजन उसको बोलते हैं F, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके लिए इनके नाम में क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये टर्म इस्तेमाल की जाती है एज अ प्रीफिक्स, यानी कि ये जब भी आपको देखना है तो एज अ प्रीफिक्स लगानी है। IUPAC के रूल्स क्या क्या हैं कि सबसे लंबी चेन पहले सिलेक्ट करो कार्बन की, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को देखो, आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, फिर किस साइड से अपन को नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कार्बनिक चेन में उसी साइड से करनी है जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप या बॉन्ड, डुअल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पहले पढ़ रहा हो, ठीक है। और अगर फॉर्मूला देखें तो प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। अब अपन फॉर्मेशन करके देखते हैं, जैसे मेथ, यहां पे नाम लिखा हुआ मीथेन, यहां पर कितना कार्बन है, 1 है, तो 1 के लिए अपन क्या टर्म यूज करते हैं, मेथ।
और क्योंकि अपन को पता है कि अपन ने जनरल फॉर्मूले से पता पड़ रहा है CnH2n+2, यानी कि किसका फॉर्मूला है, एल्केन का, एल्केन का। और एल्केन के लिए जो सफिक्स यूज होता है वो है एन। तो दोनों को कंबाइन करके अगर लिख दें तो क्या बन जाएगा, मीथेन। मैथ क्या बता रहा है, एक कार्बन, और एन क्या बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड वाला है। ऐसे यहां पर देखें C2H6 मतलब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ, और अपन को पता है इस फॉर्मूले में जब अपन 2 पुट कर देंगे तो यही आ जाएगा, तो अपन को पता पड़ेगा कि ये एथेन का फॉर्मूला है। तो सफिक्स के तौर पे क्या यूज होगा, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथेन। और इसी तरीके से ये 2 बार है। लाइक अपन प्रोपेन का देख लेते हैं। प्रोपेन मतलब 3 कार्बन होंगे तो C3H8, 3 कार्बन है इसीलिए क्या हो गया, मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड से सब बाउंडेड होते हैं तो इसीलिए एन, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो इस तरीके से अपन नोमेनक्लेचर सिंपली देख सकते हैं, आगे जाके और भी कॉम्प्लेक्स होगा। ऐसे ही अपन इसका देख सकते हैं, और इसमें क्या है, 2 कार्बन है और लास्ट में लगा हुआ है फंक्शनल ग्रुप OH। OH किसको डोनेट करता है, एल्कोहल को। एल्कोहल को डोनेट करता है, एल्कोहल के लिए क्या लगता है, ऑल। तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, 2 कार्बन दोनों सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं यानी कि एथ, और सिंगल बॉन्ड यानी कि एन, और पीछे से क्या जोड़ देना है, ऑल। अब जब भी 2 वॉवेल्स साथ में हो तो एक वॉवेल को, पहले वाले को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है, तो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो क्या फॉर्म हो गया, एथेनॉल। 2 कार्बन है इसीलिए एथ, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं इसीलिए एन, और पीछे OH ग्रुप होने की वजह से, हाइड्रोक्साइड ग्रुप होने की वजह से, क्योंकि एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है इसीलिए अपन ने क्या लगा लिया, ऑल। ऑल के स्टार्टिंग में O है और एथेन के लास्ट में E है, तो पहले वाले वॉवेल को अपन हटा देंगे। ऐसे ही यहां पर जो लास्ट में है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए सेम सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो एथ, और सिंगल बॉन्ड से इसीलिए एन, और पीछे क्या जुड़ जाएगा, ओइक एसिड। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, ओइक एसिड। यहां भी अपन ने एक ई जो यहां पर बीच में थी उसको हटा दिया है, वॉवेल वाले रूल के दो ये वॉवेल अगर ये वाला प्रेजेंट हो तो पहले वाले वॉवेल ई को अपन हटा देते हैं। ऐसे यहां पर CHO मतलब कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए क्या लगता है, एल। 3 कार्बन है यानी कि प्रोप, सिंगल बॉन्ड से यानी कि एन, और लास्ट में क्या है, अल, तो प्रोपेनल। इसी तरीके से बीच में जो जुड़ा हुआ है वो कौन है, कीटोन। कीटोन के लिए क्या लगता है, ऑन। 3 कार्बन है यानी कि 3 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, प्रोपेन, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और लास्ट में क्या जुड़ जाएगा, ऑन, तो प्रोपेनॉन। यहां पर याद रखने वाली बात यह है कि अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और कीटोन को अगर मैं ओपन करके स्ट्रक्चर बताऊं तो कीटोन की स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरीके की होती है, यानी कि डुअल बॉन्ड O होता है, बाकी सिंगल बॉन्ड। तो इसके दोनों तरफ जो होता है वो कार्बन ही आके जुड़ेगा, लेकिन कीटोन हमेशा किसी भी हाइड्रोकार्बन्स में बीच में लगा होगा। और एल्डिहाइड की जो फॉर्मेशन होता है वो एल्डिहाइड कुछ इस तरीके से बना होता है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसको ही अपन सिंगल बॉन्ड इधर खाली रहता है। तो ये एल्डिहाइड जो है या तो वो किसी भी चेन के स्टार्टिंग में लगा होगा या फिर लास्ट में लगा होगा। और कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसी तरीके से C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH और एक बैलेंस ही खाली है, तो ये भी किसी की स्टार्टिंग में या लास्ट में ही लगा होगा। कीटोन का स्पेशली याद रखना है कि वो कम से कम 2 कार्बन के बीच में लगेगा। तो कीटोन के जो अपन ग्रुप्स बनाए उनमें कम से कम कितने कार्बन से स्टार्ट होगा, 3 कार्बन से। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कीटोन फैमिली का फर्स्ट मेंबर कितने कार्बन का होगा, तो कम से कम 3 कार्बन। ऐसे ही मैंने एथीन, वो एल्कीन और एल्काइन, इन दोनों का बात। तो अभी मैं बता रहा था कि जो कीटोन ग्रुप जो है उसका फर्स्ट मेंबर 3 से स्टार्ट होगा, और एल्कीन और एल्काइन का जो कार्बन 2 से स्टार्ट होगा, 1 कार्बन से नहीं बनेगा, क्योंकि इसके लिए तो आजू बाजू में लगने के लिए ही कम से कम 2 कार्बन चाहिए, तो होने भी 3 कार्बन चाहिए कम से कम। और अगर अपन लास्ट वाला देखें, लास्ट वाला जो अपन ये देख रहे हैं इसमें क्या है कि इसकी चेन फॉर्मेशन करते हैं, 1 2 3 और 4, 1 बीच वाले से 1 कार्बन निकला हुआ है। इसमें लॉन्गेस्ट चेन जो देखें वो चाहे तो आप ये ले लें, चाहे ये ले लें, दोनों ही बराबर हैं। तो लॉन्गेस्ट चेन है यानी कि क्या हो जाएगा, ब्यूट, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड से है इसीलिए क्या हो गया,
एन। अब अगर सिंगल कार्बन अगर निकला हो तो उसके लिए अपन लगा देते मिथाइल, और अगर डुअल कार्बन लगा हो तो इथाइल, और अगर 3 कार्बन हो तो प्रोपाइल। तो ये सिंगल कार्बन निकला हुआ है इसीलिए क्या लग जाएगा, और ये टर्म्स जो मिथाइल इथाइल जो यूज कर रहे हैं वो एज अ प्रीफिक्स यूज होने हैं, यानी कि पहले लगेंगे। तो ये ब्यूट से पहले क्या लग जाएगा, और इसमें अपन को नंबरिंग भी करनी है। नंबरिंग किस साइड से करेंगे ये पहले पड़ जाए। अगर अपन इस साइड से करते हैं तो 1 2 3 4, और अगर इस साइड से करें तो 1 2 3 4। इस साइड से जल्दी आ रहा है तो इस साइड से अपन काउंट करेंगे, यानी 2 नंबर पे कौन लगा हुआ है, 2 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल, मिथाइल 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से जब अपन को ब्रांच्ड चीज हो तो उसमें ब्रांच को अपन नंबरिंग करके एज अ प्रीफिक्स यूज करेंगे, और जो चेन के अंदर, जो स्ट्रेट चेन के अंदर आ रहा है उसे अपन कंप्लीट लिख देंगे।